सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आपका सबका खुशामदीद है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके की आज की नशरियात में बात जम्मू कश्मीर की होगी, हालात व वाक़ात की होगी, मौसमी सूरत हाल की होगी और सबसे अहम तरीन मामला सियासत की भी होगी, क्योंकि रियासत के अंदर सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सियासी जमातों ने कमर कस ली है और सबकी नजरें आज जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर रहेंगी, वहीं पर अहम तरीन इजलास भी हो रहे हैं। आपको पल पल का अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे न सिर्फ हमारे टीवी चैनल्स के जरिए से हमारे साथ, बल्कि हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, जहां खबर, तज्जिया और तबसरा आपको हर पल देखने को मिलेगा और आपका तज्जिया तबसरा हम तक भी पहुंचेगा। उसके लिए याद रखिएगा, दो तरह से आप हमारे साथ राब्ता करते हैं। एक, सुबह सुबह जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता तो हमारी फोन लाइन्स खुलती हैं, आखिरी 10 से 12 मिनट हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। आप मसाइल, मामलात या अपनी आरा हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आप मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहेंगे 24/7, चाहे वो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप हो या आप हमारी राब्ता साइटों पर आकर, इनबॉक्स पर आकर आप अपनी आरा से हमें बाखबर करें। मुझे उम्मीद है कि जो प्यार, जो मोहब्बत आपकी तरफ से हमें मिल रहा है वो मुसलसल मिलता रहेगा और आज भी उस बड़े मंसूबे पर हम आगे बढ़ेंगे। वो बड़ा मंसूबा जो हमारी रियासत के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है, वो बड़ा मंसूबा जिस पर रियासत की बुनियादें कायम है, यानी मेरा नौजवान जो मंशियात की दलदल में आज के दिन में मुब्तला है। और आज सुबह भी कई मकामात से खबरें आई कि नौजवान बेहोश मिले हैं और ये बेहोशी की वजह क्या है और जिम्मेदार कौन, उड़ता जम्मू कश्मीर के उन्वान से बात आज भी होगी। आज भी एक और अहम शख्सियत हमारे साथ होंगी और आज कश्मीर के बदले जम्मू का हम रुख करेंगे और आपको बताएंगे कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू की सूरत हाल भी इंतहाई खराब नजर आ रही है। तमाम मामलात एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की। आसिफ रशीद ने आज तवारीख के पन्नों में क्या कुछ पढ़ा है और कौन से वाक़ात आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपको रिकैप हो, आपकी यादाश्त को दोबारा ताज़ा किया जाए। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आसिफ रशीद लेकर आएंगे आपके सामने। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:38 हुआ चाहते हैं और सबसे पहला और स्पेशल सेगमेंट होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ द डे का। और आज के दिन की तारीख के एतबार से या तारीख के पन्नों में अहमियत क्या है, ज़रा वो देखने और परखने या समझने की कोशिश करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद अहम तरीन वाक़यात हैं, वो ज़रा आपके सामने एक एक करके रखते चले। आज ही के दिन 1921 में यानी अगस्त की 20 तारीख को केरला के मालाबार इलाके में मुपला बगावत शुरू हुई, जहां से बड़ी तादाद में लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। नकल मकानी का एक सिलसिला 1921 में केरला ने यहां से देखा। 1821 में राजा राम मोहन रॉय की जो पहली ब्राह्म समाज की मीटिंग थी, इजलास था, वो कलकत्ता के अंदर, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये मुनक्किद हुआ। 1955 में मराकश और अल्जीरिया के दरमियान फ्रांस मुखालिफ फसादात में सैकड़ों अफराद जान से हाथ धो बैठे। अगस्त की 20 तारीख को 1955 में ये फसादात हुए। 1972 में उस वक्त के सोवियत रूस ने या यूएसएसआर ने जेर जमीन एटमी तजर्बा किया जो कामयाब हुआ। 1866 में सदर एंड्रयू जॉनसन ने रस्मी तौर पर अमेरिका के अंदर खाना जंगी खत्म होने का ऐलान किया, यानी अमेरिका जैसे ममालिक भी खाना जंगी से दुचार रहे हैं, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाने की एक मुहिम का आगाज हुआ और 107 बरसों में उस मुहिम को भी बिलाखिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और उसके भी मस्बत नताइज आए। 1944 में बंबई के अंदर मलेरिया की वबा फैलने से 3 महीनों के अंदर 34,000 शहरी मारे गए। इसकी तस्दीक भारत सरकार के आदादोशुमार से भी होती है। जब हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था या आज़ादी हासिल कर चुका था, तो 1947 में सुबह सरहद की अवाम ने पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम में पाकिस्तान के साथ इल्हाक की हिमायत की, जिसको इस तरफ लाने की भी कोशिशें या जोड़ने की कोशिशें थी जो कामयाब नहीं हो सकी। इसके 2 बरस बाद 1949 में इसराइल और शाम या सीरिया ने 19 माह से जारी जंग के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुए और फैसला हुआ कि दोनों पीस एग्रीमेंट के तहत अब काम करेंगे। 2004 में आज का दिन था जब चौधरी शुजात हुसैन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त थे, उनको ओहदे से हटाया गया, वो अलग कर दिए गए। तारीख में 2004 में अगस्त की 20 तारीख आती है।
1949 में यूरोपीय मुल्क हंगरी में नए आइन को अपनाने का ऐलान सरकारी तौर पर किया गया। 2004 में शौकत अजीज पाकिस्तान के 15वें वज़ीर-ए-आज़म बने। जो मैंने पहले कहा कि शुजात चौधरी को हटाया गया, शुजात हुसैन हटे तो शौकत अजीज पाकिस्तान के 15वें प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बना दिए गए। और 2012 में वेनेजुएला की दारुल हुकूमत क्रॉकस में होने वाले फसादात में 20 अफराद की जानें आज के दिन गई, जो वेनेजुएला के अंदर नस्ली फसादात कहलाए या अब तक के सबसे बदतरीन फसादात में से एक माना जाता है, जहां एक ही फैमिली के 15 लोगों का कत्ल दिन के 1:30 बजे किया गया। 2012 में यह वाक़या पेश आया। यह हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाकयात थे या बड़ी बातें थी, स्पेशल सेगमेंट के तहत हमने आपके सामने रख दी है। यहां से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी और मुख्तलिफ इलाकों से जो खबरें आ रही हैं उनमें सबसे पहली और बड़ी खबर जो इस वक्त समाजी राब्ता साइटों पर भी गर्दिश कर रही है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इस खबर को पढ़ और देख चुके हैं। शुरुआत इस खबर के साथ, जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुबह कई लोगों की आंख खुली तो जल्जले के शदीद झटकों से जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके तकरीबन गुजरे और देर तकरीबन 20 मिनट बाद पता चला कि तमाम अजला के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मरतबा जल्जले के झटके महसूस किए गए। सख्त जल्जले थे। अब तक की इतलात के मुताबिक शुमाली इलाका जात में तकरीबन 1 दर्जन से जायद मकानात में दरारें पड़ी हैं। एक शहरी के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं और जो इनिशियल डिटेल्स हैं कि जल्जले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.9 रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जल्जले के झटके आज सुबह सुबह सोबा कश्मीर और सोबा जम्मू के कई इलाकों के अंदर देखने को मिले हैं। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जल्जले का बुनियादी मरकज जो है वो नॉर्थ कश्मीर बताया जा रहा है और जल्जले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कई मकानों के अंदर दरारें पैदा हुई हैं। नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों के अंदर मकानों के अंदर दरारें पैदा होने की इतलात खबर आ रही है। इस बीच एक नौजवान के जख्मी होने की भी खबर आई है। इधर जो ही जल्जले के 3 बैक टू बैक झटके महसूस किए गए, उसके फौरन बाद तेज हवाएं और बारिशों का सिलसिला पूरा सोबा कश्मीर के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर कि बैक टू बैक 3 झटके हुए हैं और अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। ताम इतलात और खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही है कि कई रिहायशी मकानों के अंदर जो है वो दरारें पड़ी हैं और दरारें पड़ने की वजह से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक कुछ इलाकों के अंदर बनी। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 6:40-45 के आसपास से ये झटके महसूस किए गए हैं और झटकों की शिद्दत न सिर्फ सोबा कश्मीर और सोबा जम्मू के अंदर देखने को मिली, बल्कि सरहद पार से भी इतलात है कि वहां पर भी झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान यानी मरने मारने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। सईद हमारे साथ इरशाद भट्ट बारामुल्ला नॉर्थ कश्मीर से ज्वाइन करेंगे, जहां पर माना जा रहा है कि एपिसेंटर इस जल्जले का वही था, मरकज नॉर्थ कश्मीर था। इरशाद जरा अपडेट करें, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तो अब क्या खबर आ रही है? और जो शख्स जिसने खिड़की से कूदने की कोशिश की थी, खबर यह भी है कि वो जख्मी हुआ है, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल गौर जी, अगर हम इस जल्जले के झटकों के हवाले से बात करें, क्योंकि 6:45 बजे ये जोरदार झटके महसूस किए गए। पहले जो है एक झटका महसूस किया गया, उसके बाद जो दूसरा और उसके बाद जो है तीसरा झटका। और बाकायदा तौर पर यह बताया जाता है जो हमारे पास अपडेट आया है बारामूला के जो आसपास, यानी कि जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो है ये जो जोरदार झटका जहां से ये निकला और बाकायदा तौर पर इसके जो शिद्दत स्केल थी, यानी कि जो रेक्टल स्केल थी वो 4.9 थी और उसके बाद जो है 4.8 और उसके बाद जो है 4.7 जो है वो बाकायदा तौर पर हमारे पास जो डिटेल सामने आई। और उस टाइम जब झटका महसूस किया गया जल्जले का, और उस समय जो है लोग घरों से बाहर निकले, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें या जो बीमार थे लोग, वो भी घरों से बाहर निकले और चारों तरफ से जो है चीखू पुकार उठी। और इस समय की बात करें, क्योंकि इस समय माहौल जो है बिल्कुल पुरतनाव है, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो है नुकसान भी हुआ रिहायश पजीर घरों के साथ साथ, चाहे हम दीगर इमारतों की बात करें, क्योंकि 1-2 लोग जो है जख्मी भी हुए हैं। क्योंकि आपको बताते चले, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, अहमद कॉम्प्लेक्स के नाम से ये इसको जाना जाता है, और वहाँ पे एक
जो शख्स है उसने जो है तकरीबन दूसरे मंजिल से जो है नीचे छलांग लगाई और वो इस वक्त जो है जेर इलाज है जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इसमें इसका जो नाम है निसार अहमद खान बताया जाता है। ये सरहदी कस्बा उड़ी का रहने वाला है। फिलहाल उस समय जब चीखो पुकार चारों तरफ से उठी और लोग घरों से बाहर निकले पे जो है इस वक्त भी लोग अच्छा, अभी तो बारामूला की सुरक्षा क्या उड़ी से भी कोई इत्तला है कि वहां पर किस तरीके का शदीद झटका था या हल्का झटका? बिल्कुल सरहदी कस्बा उड़ी से भी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जोरदार झटके यहाँ पे भी महसूस किए गए। इंजरी हुई और वो सुकम कर गए और इसके बाद जो हमारा ऑपरेशन है वो यहाँ पे कंटिन्यूड है और काफ़ी जंगल वाला एरिया है, उसको हम इस वक्त सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कितनी डिफिकल्टीज आती हैं? पहले भी आपने इस तरह का हुआ था यहाँ पे और उसके बाद देखिए हमारे साथी जो होते हैं जो हमेशा हम ऑपरेशंस में रहते हैं, ये हमारी किशोर क्या मजीद तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? किशोर आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल देखिए आपसे तो उसी जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये डुड्डू का चिल इलाका है। यहाँ पे कल 3 से 4 बजे के करीब जो है वो एक सुरक्षा बलों और जो सीआरपीएफ के जवान थे वो गश्त के लिए निकलते हैं, लेकिन जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो कनेक्ट होता है। उसके बाद जो है वो गोलीबारी होती है जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार इसमें जो है वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो इस इलाके की मैं बात करूं तो इस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। जिस तरह से ये जो डुड्डू और बसंतगढ़ का इलाका है, यहाँ पे लगातार 2.5 महीने से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन अभी सुबह जैसे ही जो हमारे एसएसपी जो जिन्होंने कल से जो है वो कार्यकाल संभाला है, तो उनकी तरफ से पूरे जो इलाका है, ये जिल का इलाका है, जो अलग अलग हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और पूरी तरह से इस इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी की गई है। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि कितने आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर देखे गए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो एक सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर थे वो इसमें जो है वो शहीद हुए हैं। दूसरी वाली साइड वाला जो एरिया है वो डोडा का भी बताया जाता है, तो क्या ये मुख्तलिफ अजला के साथ जुड़ा ऑपरेशन है या पर्टिकुलर एक एरिया के जहां पर हमने वीडीजी को जब टारगेट किया गया तो उसके बाद से ही ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे थे? आज इस वक्त ऑपरेशन सिर्फ एक एरिया पर्टिकुलर के अंदर चल रहा है या पूरे एरियाज को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? देखिए आसिफ, ये जो बसंतगढ़ और डुड्डू का इलाका है, ये जो डुड्डू की पहाड़ियां हैं ये डोडा और भद्रवाह के साथ मिलती हैं। लेकिन जिस तरह से बसंतगढ़ के अंदर जो बीडीजी शहीद हुए थे, तो लगातार 2.5 महीने से उस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था उसको बड़े पैमाने पर चलाया गया था। लेकिन ये वो इलाका है, डुड्डू का इलाका है, जिस इलाके के अंदर जो कल जो सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं, ये काफी जो बसंतगढ़ का इलाका है उससे काफी दूर का है। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे कि अभी भी ऑपरेशन जो है इस इलाके के अंदर जारी है। रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज पर गोली चली थी जिसके नतीजे में सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर जो है वो अजान हुआ था और उसके फौरन बाद पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आज की करते हैं और आज सबकी नजरें नई दिल्ली पर मरकूज रहेंगी क्योंकि नई दिल्ली की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से थोड़ी देर के बाद पहली नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से जारी की जाएगी। बड़ी खबर कि अभी थोड़ी देर के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहली नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और नॉमिनेशन का पहला मरहला आज से शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। पहले मरहले के तहत 24 असेंबली नशिस्तों पर इंतखाब होगा जिनका तयन साउथ कश्मीर और चिनाब वादी से होगा और कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है वो अगस्त 27 बताई गई है। नोटिफिकेशन आज दिन में जारी होगी कि कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तारीखों का भी ऐलान कर दिया
गया था, लेकिन आज ऑफिशियल नॉमिनेशन फाइल करने की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी 27 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। 30 अगस्त कागजात नामजदगी वापस लेने का दिन है और इसी तरीके से पहले मरहले के तहत 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। यानी पहला मरहला जो वोटिंग का होगा वो 18 सितंबर को होगा और सेगमेंट वाइज नोटिफिकेशंस जारी कर दी जाएंगी। सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम इन 24 असेंबली निशस्तों के अंदर कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जब आज जारी की जाएगी उनमें 4 सीटें जिला पुलवामा की है, 2 सीटें जिला शोपियां की है, 3 सीटें जिला कुलगाम की है, 7 असेंबली निशस्तें अनंतनाग की है, 3 असेंबली से निशस्तें डोडा की है, 3 असेंबली निशस्तें किश्तवाड़ की है और 2 असेंबली निशस्तें जो है वो जिला रामबन की है और कुल मिलाकर 24 निशस्तों के लिए आज थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना पहला नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके तहत जो उम्मीदवार इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनना चाहते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के जरिए से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, तो वो अपनी अपनी कागजात नामजदगी आज से हासिल भी कर सकते हैं और वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। और इस ज़िम्मन में 18 सितंबर को इन 24 असेंबली हलकों के अंदर पहली वोटिंग का अमल होगा। 18 अगस्त पहली वोटिंग होगी और इस ज़िम्मन में नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन सामने आने के बाद 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी जो कागजात जमा कराने, कागजात वापस लेने, कागजात की जांच पड़ताल जो 28 तारीख तक होनी और 30 अगस्त से पहले मरहले के तहत जिन लोगों ने उम्मीदवारी की या जो दावेदारी पेश कर रहे हैं या इस बार उम्मीदवार के तौर पर इन असेंबली इंतखाबात में होंगे। फर्स्ट फेज में 8 मुख्तलिफ अजला साउथ कश्मीर, 4 जनूबी कश्मीर के और 3 जम्मू सूबे से शामिल किए गए हैं। तो उन 24 असेंबली हलकों के लिए आज जब लिस्ट सामने आएगी तो 2 चीजें आप याद रखिएगा। एक, नोटिफिकेशन के जरिए पता चलेगा कि इसके बाद जो फॉर्म उम्मीदवार भरेंगे कितने लोग बाद में 30 तारीख उनसे वापस लेंगे, ये अगले 10 दिनों में क्लियर होगा। लेकिन आज ही जब आपकी वोटर लिस्ट भी सामने आएगी तो शाम होते होते हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर आपके लिए डिटेल्स अवेलेबल होंगी, हमारे प्रोग्राम्स में, उसमें भी साथ साथ अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कीजिएगा और ये बताइएगा कि किसका नाम इस बार है किसका नहीं। तकरीबन 90 लाख के आसपास जब या इससे ज्यादा भी तादाद जाएगी एक अंदाजे के मुताबिक, नए वोटर्स भी 4.25 लाख के आसपास एक अंदाजे के मुताबिक हो सकते हैं। मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों के नाम इस फाइनल लिस्ट के बावजूद आने के बावजूद भी छूट जाए, जो पिछली बार हमने देखा था पंचायतों या लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो फहरिस्त एक सामने आई थी। लेकिन इस बार अगर कोई शिकायत ऐसी होती है जरूर हमारे नोटिस में भी लाइएगा ताकि आपकी बात भी साथ साथ की जा सके। जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, दिन भर होने वाली डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर रहेगी। एक और बड़ी खबर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर पहली वो जमात बनी है जिसने इन असेंबली इंतखाबात 10 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद जो होने जा रहे हैं इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इसके बाद पीडीपी, फिर कांग्रेस, फिर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातें भी आएगी। लेकिन अवाम के सामने 12 मुख्तलिफ पॉइंट्स, जो 12 बड़े वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए। पार्टी के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी की आला क़यादत जो श्रीनगर के अंदर होने वाले इजलास का हिस्सा बनी और उसके बाद मीटिंग के बाद बैक टू बैक जो हतमी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मंशूर जारी कर दिया गया और न सिर्फ बिजली, पानी, मुफ्त पानी कनेक्शन या राशन में इजाफा, यूनिवर्सिटी लेवल तक मुफ्त तालीम समेत खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए जो जद्दोजहद नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ये सारे वादे किए गए कि जारी सारी इनको रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एक पॉजिटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल मैसेज दिया, बाकी पार्टियों से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो स्पेशल कैंपेन इस प्रोग्राम के जरिए एंटी ड्रग्स चल रही है, उड़ता जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो कैंपेन चल रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसी प्रोग्राम में बैठकर जो वादा हमसे किया था वो भी इशफाक कल निभाया है और मंशियात मुखालिफ कैंपेन भी शुरू होगी। बिल्कुल, मंशियात मुखालिफ कैंपेन ही नहीं शुरू होगी बल्कि मंशियात को किस तरीके से रोका जाए और जो इस दलदल के अंदर फंसे लोग हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए उस पर भी इस मंशूर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर गारंटी दे दी गई है। और ये जो वादा कमेटी बनाई गई थी उनकी जो सिफारिशात है, जो अब्दुर्रहीम रातिर साहब ने भी हमसे वादा किया था कि इस पर ख़वातीन के लिए खुसूसी मरकज़ कायम किए जाएंगे जहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स किए होंगे, उसका जिक्र इस मैनिफेस्टो के अंदर ज़रूर किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो लाइनों तक नहीं रहेगा बल्कि इन लेटर एंड स्पिरिट भी अडॉप्ट होगा। इसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मामला है, इसमें 370 का मामला
मामला है, 1 लाख नौकरियां देने का मामला, और कुछ मामले ऐसे हैं जो रियासती असेंबली के दायरे इख्तियार से बाहर है। किस तरीके से यह मामला आगे बढ़ेगा और किस तरीके से इस एजेंडे को एक्सेप्ट किया जाएगा ग्राउंड पर, यह भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन आज से एक दंगल शुरू होगी। यह बीजेपी की तरफ से पहला रिएक्शन सामने आया, जिन्होंने इस इंतखाबी मैनिफेस्टो को कहा गया कि ये लफाजी अल्फाज, ये सिर्फ अल्फाज हैं और जमीनी सूरत हाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जमीन खो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर हुकूमत नहीं बना सकती। और ये वादे जो किए जा रहे हैं ये दरअसल गुमराह करने के लिए आवाम को किए जा रही है। बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्स आया। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे इमदाद साकी साहब, मारूफ तजिया निगार साहब श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, सोहेल काजमी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जम्मू से भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले सोहेल काजमी साहब, जरा आपका रिएक्शन लेंगे। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 वादे रखे हैं और उसके बाद 3 हिस्सों में पूरा मैनिफेस्टो बांट दिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और कितना ये फिट बैठता है आज के दिन में जब असेंबली के इख्तियारात भी महदूद हैं और कुछ चीजें तब मिलेंगी जब रियासत का दर्जा बहाल होगा? बिल्कुल सर, आप ठीक कहते हैं। देखिए, लेकिन चलो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही अपनी अनाउंसमेंट की और पहली पार्टी है जिन्होंने अपना मंशूर जो है मैनिफेस्टो जो है पब्लिक डोमेन में कल रख दिए। दैट इज ए वेलकम स्टेप। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैनिफेस्टो जो है, उनका जो रोड मैप है आने वाले 5 सालों का, वो रखना है। अभी तो इन्होंने रखा है, अभी तो बीजेपी ने रखना है, कांग्रेस ने रखना है, बाकी पार्टीज ने रखना है। तो उनमें भी देखिए कितने कितने पॉइंट्स होंगे, वो क्या क्या चीजें लेके लोगों के पास जाएंगी। बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में ही कह दिया कि कुछ चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी सरकार होगी उसके डोमेन में होंगी, कुछ चीजें उसके डोमेन में नहीं होंगी। लेकिन जहां तक इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ग्राफ रहा है उसमें बहुत सी चीजें हैं जो शेख साहब के टाइम हुई हैं। लैंड टू टिलर रिफॉर्म है, रहबर तलीम है, उन चीजों को ये कैश कर सकते हैं जो लोगों को, जिन चीजों ने लोगों को फायदा दिया है उनमें से कुछ और एडिशनल चीजें अगर ये ऐड करते तो मैं समझता वो आज लोग प्रॉस्पेरिटी की बात करना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करना चाहते हैं। लोगों को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आर्टिकल 370 और 358 का राज जो है वो चलेगा नहीं, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से बात करने की जहां तक बात है वो इन्होंने पीडीपी की लाइन को टो किया है, वो बड़ी अच्छी बात है। बातचीत तो होती रहती है, हमारी डिप्लोमेटिकल जो ट्रांजैक्शन है हर मुल्क के साथ भारत की वो चलती रहती है। लेकिन आपने जैसे खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि वो इख्तियारात जो हैं आने वाली सरकार में जब यूनियन टेरिटरी में रहेंगे तो कितने चीफ मिनिस्टर के पास होंगे। वो चेयरमैन नहीं होगा यूनिफाइड कमांड का जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती है। पीएसए और ये चीजें डिस्कस करना, ये प्रोरोगेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी और वो डायरेक्टली इसको मॉनिटर करेंगे कि क्या चीज कहाँ होनी चाहिए, एफसा है या दूसरी चीज है, ये सब प्रोरोगेशन जो है। अच्छा जी, अब एक चीज फटाफट से आपका रिएक्शन एक और भी लेना चाहूंगा। ये तो सामने बात रही है, क्या हम ये माने कि अरविंद केजरीवाल के मॉडल ने जिस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों के अंदर पेनिट्रेट करके हुकूमतें बनाई, उस मॉडल को कहीं ना कहीं उसका रिपल्का यहाँ पर भी दिख रहा है। ये फ्री बीज वाला सिलसिला, आपको सिलेंडर भी मिलेंगे, आपको 200 यूनिट बिजली भी मिलेगी, आपको ये मुराद भी मिलेंगे। तो ये जो एक सिलसिला चला दिल्ली के अंदर, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल काफी मजबूत दिखे दिल्ली और आसपास की रियासतों के अंदर, क्या उसको बेस मॉडल यहाँ पर भी रखा गया? बहुत अच्छी बात है अगर उस बेस मॉडल को यहाँ भी इंट्रोड्यूस करते हैं। लोग दुखी हैं, बिजली से दुखी हैं, पानी के बिल इंट्रोड्यूस हो गए, बहुत सी चीजें हैं जो थोपी भी गई हैं लोगों पे बिना कंसल्टेशन। अगर उस मॉडल को ये जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, हम तो बिजली बनाने वाले हैं, हम तो बिजली बेचने वाले हैं, तो आप देखिए कि हम उसका फायदा ले सकते हैं। 200 यूनिट तो कोई चीज नहीं है, आप तो 500 यूनिट के ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें। अगर उस टाइप के मॉडल से नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को सर्व करना चाहती है आने वाले 5 सालों में, अगर वो गवर्नेंस में आते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर लोग खुश हों किसी भी सिविलाइज स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के, उससे बढ़ के चीज कोई नहीं होती है। और गवर्नेंस सीरियसली उसकी इन्वॉल्वमेंट हो ऑन ग्राउंड, मैं समझता हूँ उसका फायदा उसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा जो भी रूल करेगी और उसको लोगों के हितों की बात करेगी। आज लोगों के हितों की बात करने की जरूरत है, पाकिस्तान की बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी काजमी साहब, जो लाइन खींची नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अब इस लाइन को पार करना अदर पार्टीज के लिए, वेदर इट इज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो नेशनल हुकअप पर है, फिर स्टेट में हमारे पास बीजेपी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अदर पार्टियां हैं, उनको इस लाइन के बराबर आना या ऊपर आना अब तो मजबूरी बन गई है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, इस लाइन के ऊपर जाना है।
देखिए इतना सब कुछ जब आप डेवलपमेंट रोडों का जाल, पुलों का जाल, सब ये बातें करते हैं, ये नहीं कि 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है जिसको बीजेपी वाले पॉपुलराइज कर सकते थे। अनफॉर्चुनेट उनके पास वो फेसेस नहीं है जो इसकी पॉपुलराइजेशन कर सकते। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उससे आगे बढ़ती है या इनके मैनिफेस्टो से और भी चीजें लोगों के हितों की बात करती है तो बिल्कुल वो गेनर हो सकती है। अल्टीमेटली देखिए किसी भी इलेक्शन में पीपल्स विल प्रिवेल करती है सर, और वो पीपल्स विल क्या है उससे हट के अब एक ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ और बातें इंट्रोड्यूस की हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है और वो लोगों के हितों की बात है। इसी तरह दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी जो भी करेगी और जितनी अपील वो अपने वोटर्स को कर सकती है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया सईद सोहेल काजमी साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और अपने तासुरात पेश करने के लिए। हमारे साथ इमदाद साकी साहब भी हैं। इमदाद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 पहुंच रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली जमात जिसने अब तक असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, आपका तज्जिया, आपका इस पर क्या कहना है? और जो 12 पॉइंट्स रखे गए, वादे किए गए, जिसमें हमने देखा डेवलपमेंट से लेकर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल बहाल करने, खुसूसी हैसियत बहाली तक का वादा किया गया, ओवरऑल कैसे आप कंक्लूड कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, पहले मैं ये अर्ज करूँ कि इंतखाबी बिगुल बजने से पहले ही हमें झटके लगने शुरू हो गए। सुबह से ही भूचाल के झटके शुरू हो गए। अब खुदा जाने क्या क्या झटके लगने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अवामी राब्ते के लिए इंतखाबात तो ठीक हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं क्या वो पूरा करने के हाल होंगे? क्योंकि अब नवीयत बहुत बदल चुकी है। पहले तो बात कुछ और थी, अब कुछ और है। और जो भी सरकार बनेगी, मुझे मतलब जाती राय ये है कि सरकार कोलिशन सरकार ही बनेगी। और सरकार बनने के बाद क्या सरकार होगी या जनाब होगी, ये सरकार और जनाब में काफी फर्क है। वो जो उन्होंने ये कुछ नुक्ते उबारे हैं, क्या वो हैं या सिर्फ ये वादे हैं? क्योंकि आज तक जो भी वादे उन्होंने किए हैं, जो भी सियासी पार्टी होती, मैं ये एनसी की बात नहीं करूंगा, जो भी सियासी पार्टी है वो लोगों को रिझाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फिर अमलाए नहीं जाते हैं। इसमें काफी अंतर होता है। और जब पार्टी इसमें आती है, पावर में आती है, तो लोगों के जज्बात, एहसास की उन्हें कोई कदर नहीं होती है। वो सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि हमारा टेन्योर कब खत्म होगा, क्या करेंगे। तो इनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पार्टियां अपनी जाति जो अना छोड़ के और अपनी जो जाति रंजिश छोड़ के लोगों के हित में अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखेंगी, वो मुझे ज्यादा अच्छा। इमदाद साकी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस लाइन को टच किया है, कुछ बातें ऐसी कही गई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन आया कि ये तो हमने सब तैयार किया था, हमारी कॉपी की गई। जबकि लोकसभा इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कुछ एक इसी तरह के पॉइंट, जो फ्रीबीज वाली बात है, वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो बाकी पार्टियों से क्या एक्सपेक्ट करें? तकरीबन यही चीजें टच करते हुए, क्योंकि हम इस वक्त यूनियन टेरिटरी में कुछ चीजें हाथ में नहीं है। नहीं, इसमें मैं ये कह चुका हूँ कि इनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, ये सिर्फ वादे हैं। और जो उन्होंने कुछ नुक्ते उबारे हैं, यही तो सब कुछ है लोगों को रिझाने के लिए। दफा 370 है, यूनियन टेरिटरी के बदले स्टेट, और क्या दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं हम। और उनको यह कहा है कि अब ये अमलाने वाली बातें नहीं है। अब ये अगर राशन पानी वगैरह इसकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब लोगों में एक नई सोच उभर आई है। वो वादों पे अमल करना देखना चाहते हैं, अमली तौर पे कुछ देखना चाहते हैं। वादों पे वो रिझाने वाले नहीं है, वो उसे रिझने वाले नहीं है। अगर कुछ ये दूसरा कुछ लाएंगे तो ये लोगों को पता है कि इनके ये जो वादे हैं वादे ही रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमदाद साकी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर सामने आया है, कड़ा इम्तिहान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है, अगर इख्तियार में आते हैं, लेकिन दीगर पार्टियों के लिए एक लाइन खींची है। अब जब दूसरे मंशूर आएंगे, पीडीपी का मंशूर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, अपनी पार्टी का, बीजेपी का मंशूर आएगा, तो उस मंशूर के अंदर क्या कुछ होगा, किस तरीके से वो रियासत की सियासत को देख रहे हैं, रियासत की इख्तिसादियात पर नजर रख रहे हैं और क्या कुछ वो करने जाएंगे, इस पर भी तजिया होगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको जरा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खीमे में भी लिए चलते हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। और अहम तरीन इजलास रात देर गए हुआ है और दरवाजे खुले हैं। अब ये दरवाजे किनके लिए खुले हैं, कहां पर खुले हैं, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।